अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में है और अब सूरत हाल यह है कि दुश्मन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें कर रहा है। सिविल मिलिट्री क़यादत इस मसले की संगीनी को समझ रही है और वो दहशतगर्दों को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए एक मजबूत और मौसर हिकमत अमली तरतीब देना चाहती है। और इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान को आगे बढ़ाने पर बात हुई और इस इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ मुमकिन तौर पर मौसर ऑपरेशन भी करने का इरादा जाहिर किया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ हो या फिर JUIF वो इस होने वाले इजलास पर एतराज़ात उठा रही हैं। दोनों जमातें दहशतगर्दों के खिलाफ किसी भी मुमकिन ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही हैं, जैसा कि माजी में इन दोनों जमातों ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की भी मुखालिफत की और अब भी JUIF कौमी सलामती कमेटी के इजलास के जारी एलामिया पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और इसके साथ साथ मुमकिन किसी भी ऑपरेशन की खुलकर मुखालिफत कर रही है। जबकि हुकूमत दो टूक अंदाज में यह ऐलान कर रही है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ हर सूरत ऑपरेशन का इरादा रखती है। हुकूमत ये दलील दे रही है कि मुल्क इस वक्त हालत जंग में है और इस जंग में दुश्मन को जवाब देने के लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है। लेकिन ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें इस पर मुखालिफत कर रही हैं। यानी कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसका मकसद सियासी क़यादत को किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक करना था, एक कंसेंसस डेवलप करना था, लेकिन ये मकसद पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि JUIF के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला गुज़श्ता रोज़ के इजलास पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही वो ऑपरेशन की मुखालिफत भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इजलास में फैसले रिपीट किए गए जिनसे दो सूबों में ऑपरेशन जहां होने जा रहा है इस फैसले में वो मौजूद ही नहीं थे। अब इसी तरह तहरीक इंसाफ भी किसी भी मुमकिन ऑपरेशन की हिमायत से इनकारी नजर आ रही है, जबकि हुकूमत ये वाज़ेह इशारा दे रही है कि ये ऑपरेशन सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी किया जाएगा और बाहर से मुराद अफगानिस्तान है। इस हवाले से वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान से कंट्रोल नहीं होते तो हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पेचीदा सूरत हाल का शिकार है। कलदम ग्रुप्स जिनके सरहद पार रवाबित हैं वो इन कलदम तंजीमों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं जहाँ से इनकी सहूलतकारी हो रही है। ये तंजीमें अफगानिस्तान में बेलगाम घोड़े के तौर पर काम कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत के किरदार को मशकूक नज़रों से देख रहा है और इस वक्त दोनों ममालिक में तनाव की कैफियत मौजूद है क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बार बार मुतालबा करने के बावजूद कलदम तंजीमों के जो नेटवर्क्स हैं उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। यही वजह है कि हुकूमत का ये दावा है कि उसके पास अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा कोई हल मौजूद नहीं है। अब जाहिर है इस ऑपरेशन के असरात होंगे, लेकिन पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान हुकूमत की दोहरी पॉलिसी का सामना कर रहा है और इस मुमकिन ऑपरेशन की सूरत अफगानिस्तान के रद्दअमल के लिए भी तैयार है क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद से इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह गिरफ्तार किया। फिर पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान पर यह इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है और इससे बढ़कर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अपनी सरजमीन के इस्तेमाल पर पाकिस्तान ने अफगान सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दफ्तर खारजा ने तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो ट्रेन हमले के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने में पाकिस्तान की मदद करें। अब अफगान सफ़ीर को तलब करके पाकिस्तान ने सख्त लहजा अपनाया है। अब ये सब मुहरकात तो अफगान हुकूमत को खुश करने वाले तो नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अदम ताउन और किसी भी रद्दअमल की सूरत में भरपूर जवाब देने का जहन बना चुका है। लेकिन PTI अफगानिस्तान में किसी भी ऑपरेशन की खुलकर मुखालिफत कर रही है। तहरीक इंसाफ मुसलसल मौक़िफ़ अपनाते हुए कि अफगानिस्तान एक बरादर मुल्क है जिसके खिलाफ किसी भी ऑपरेशन की मुखालिफत की जाएगी। ये है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन बजाते खुद ही मसले का हल नहीं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि खून बहाकर मार धाड़ करके लोगों को खौफजदा करके आप इस मसले का हल निकाल लेंगे तो ये नहीं होगा। हमें जो इतलात आ रही हैं, जो जहमगोइयां हो रही हैं, जो सरगोशियां हो रही हैं, उसमें यह भी शामिल है कि बरादर इस्लामी मुल्क में भी कोई काइनेटिक एक्शन करने का इरादा, तो हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहेंगे। हम नहीं समझते कि एक बंद कमरे छोटी कमेटी को बिठाकर उस पर अपने फैसले नाफिज करके आप पाकिस्तान को फलाह की जानिब ले जा सकते। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वैसे अब सबसे पहले तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डिवाइडेड थी और कुछ लोग नाखुश थे इस फैसले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती कमेटी इजलास से बायकॉट कर रही है? देखिए, इमरान खान साहब की तायद के बाद उसमें जो शिरकत ना करने का फैसला है वही फाइनल फैसला है और उसी को प्रवेल किया गया है। उसकी वजूहात हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं। हमारा मानना यह है कि हुकूमत जो है वो दहशतगर्दी के मामलात को लेके जिस अप्रोच का मुजाहरा कर रही है उस अप्रोच से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेफाक नहीं करती, जमीयत उलमा इस्लाम, नेशनल पार्टी, PNP मैंगल, पख्तूनख्वा मैप और दीगर जो जमातें हैं वो भी इस हक में नहीं हैं।
हम समझते हैं कि इस मामले का काइनेटिक ऑपरेशन के साथ जो एक पॉलिटिकल कंसेंसस अचीव करने की कोशिश की गई है हुकूमत की तरफ से, उसमें जानबूझ के इमरान खान साहब को नज़रअंदाज किया गया और उनको इस सारे प्रोसेस से बाहर रखने के लिए एक मनसूबाबंदी की गई और उनके बगैर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस, कम से कम तहरीक इंसाफ की शमूलियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक दूसरी जमातों को भी ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ इस बात की हमायती है कि ये जो मामला है जो दहशतगर्दी का, ये एक बहुत ही अहम मसला है। पाकिस्तान पे होने वाले सरहद पार से हमले जो है वो ना सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन के साथ साथ सियासी अप्रोच के बगैर हल नहीं हो सकते और जंगी हिकमत अमली जो है वो कारगर नहीं होगी जब तक आप सियासी जमातों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा मानना ये है कि अगर मुल्क को मुतहद रख सकती है तो जमहूरियत रख सकती है और सियासी जमातें मुतहद रख सकती हैं। और जो जंगी या जो हरबी हिकमत अमली है वो एक उसका सोल्यूशन का एक पार्ट होता है, वो सोल्यूशन नहीं होता। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उनमें हमारी फ्रेजाइल इकॉनमी, पाकिस्तान की सरहदों के साथ एक जो परमानेंट अफगानिस्तान बॉर्डर है उसका पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल तालिबान हुकूमत को इंगेज किए बगैर नहीं हो सकता, जिसमें ये हुकूमत जो है वो बुरी तरह फेल है। और नवाज शरीफ जो कि हुकूमती पार्टी का सरबराह हैं, उनको भी इस कमेटी में नहीं बुलाया गया और उसको जो है उनके बगैर ये जो पॉलिटिकल कंसेंसस जो है ये किस तरह से अचीव होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन फैसल जो साहब, पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे ना इस इजलास में, जाहिर है बानी पीटीआई तो पार्लियामान में भी मौजूद नहीं है। देखिए, आप बहुत ही ये एक गैर सियासी हुकूमत का ये इस्तदलाल है। बानी पाकिस्तान जो बानी जिसको आपके कहते हैं इमरान खान साहब को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पार्लियामान से बाहर रखा गया। उनकी सियासी जमात को भी जो है वो उनकी सीटें नहीं दी गई। हमारे केपी में 33% जो सेनेट की नशिस्तें हैं वो भी खाली रखी गई हैं और हमें मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नहीं दी गई हैं और उनसे हमारी पार्टी से नाम और सिंबल भी छीन लिया गया है। फॉर्म 47 का फ्रॉड किया गया है। हमारे वर्कर्स को, खासकर ख़वातीन वर्कर्स और पार्लियामेंटेरियंस, उनके घर वालों के और उनके घर वालों के इस्तेहकाक को मजरूह किया गया है, उनकी इज्जतों को जो है मजरूह किया गया है और हमें कॉर्नर किया जा रहा है। हमारे गर्दन पे घुटना रख के हुकूमत ताउन चाहती है, जो कि ज़ाहिर है मुमकिन नहीं हो सकता। और इसके लिए उनको एट दिस पॉइंट इन टाइम ये इश्यूज जो आप गिनवा रहे हैं ये दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और दहशतगर्दी जो है वो पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकती और हुकूमत जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ हमें हाँक नहीं सकती। उनको इंडल्ज करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल रियलिटी है, तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल रियलिटी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और उसके साथ अपोजिशन की जमातें जो हैं वो भी हम आवाज़ हैं। अगर हुकूमत ये समझती है कि इस मामले को अकेले हल कर सकती है तो फिर सियासी जो जमातें हैं उनको बुलाने का मकसद नहीं है सिर्फ ये। अगर आप ये कहें कि हम जाके वहाँ पे अंगूठा लगाएंगे तो ये नहीं होगा। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की हिकमत अमली जो इस वक्त है, जिसकी कोई शक्ल नज़र नहीं आती, फॉरेन पॉलिसी भी फेल है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के आप देख हालात अंदाज़ा लगा लीजिए, जिसको आप बड़े आराम से ब्रश साइड कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, इतने हाईएस्ट फोरम पे जहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ DGISI मौजूद थे, वजीर आजम खुद मौजूद थे, रियासती आप यूँ कह लीजिए ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविल जो एग्जेक्टिव है आपकी वो भी मौजूद थी एट दिस पॉइंट इन टाइम, आपको नहीं लगता कि उन्हें आपकी सपोर्ट चाहिए है? इस वक्त एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आप एक हकीकत है, आपको रियासत को के पीछे खड़े होकर उसको बैक करना चाहिए। तासुर ये उभर रहा है और इल्ज़ाम हुकूमत ये लगा रही है कि आप एंटी स्टेट एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहा है। यही वो एजेंडा है हुकूमत का जिसकी वजह से मुल्क में यकजहती नहीं हो सकती है और यही वो वजूहात है जिसकी वजह से 70% से ज़्यादा वोटें हासिल करने वाली जमात को कॉर्नर किया गया है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये हुकूमत अभी तक उसके ऊपर कोई हमें काबिल ज़िक्र वजाहत नहीं दे सकी है। इल्ज़ामात की हद तक मामलात जो हैं वो हो सकते हैं। हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान का हमसे ज़्यादा हमें हुकूमत से हुब्बुल वतनी की सरहद नहीं चाहिए है, हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी मामलात हमारे मुल्क के सामने हैं, हम मुल्क की खुद को मब्बे वतन
समझते हैं और हम नहीं समझते कि हमें किसी की सनद की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत हमेशा पाकिस्तान के मुस्तकबिल अच्छा, के लिए, इस अवाम मौके के पे सर मुस्तकबिल चीफ के मिनिस्टर लिए। केपी की अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे और बड़ी साहिब राय उन्होंने दी। जाहिर है पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है उसको डाउन होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, बिल्कुल जस्टिफाइड बात है। वो मौजूद थे और जाहिर है केपी सफर कर रहा है, फिर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मौजूद थे। और अगर ऐसे फोरम के ऊपर कहीं ऑपरेशन को इंडोर्स किया जाता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, तो पीटीआई उसको अपोज क्यों कर रही है? पीटीआई अभी तो पहली बात तो यह है कि आप मफरूजे पे बयान कर रहे हैं। एलामिया में किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं है, एलामिया में किसी ठोस फैसले का जिक्र है ही नहीं। और एलामिया में यह कहा गया है कि मजीद पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है जिसके लिए एंगेज करना चाहिए। देखिए सब देखिए ना, उस पर तो पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भी कर दी ना, तो पीटीआई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर वो भी अजम्पशंस पे की। देखिए अगर आप ऑपरेशन करेंगे, हमने अपने जो मतमा नजर है पब्लिक के सामने रखा है। हमने ये कहा कि हम किसी किस्म के ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। ऑपरेशन के खदखाल वाज़े करने होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इज्जत देनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे घुटना आप हमारी गर्दन पे भी रखें और हमसे आप पाकिस्तान के नाम पे तावन मांगे। पाकिस्तान के नाम पे तावन करने को हम तैयार हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को अपने रवैये पर नजरसानी करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी पड़ेगी। इस मामले के ऊपर नजरसानी किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उनको पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है, मुल्क को जरूरत है, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। तो इसके लिए जो सारा मामला है उसको लिए हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कंसेंसस डेवलप करे। मुझे समझ में नहीं आता है कि इमरान खान साहब को एंगेज ना करके हुकूमत ने कौन सा तीर मारा है। और उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है उसके लीडर को मदऊ ना करके या उसको एंगेज ना करके हुकूमत किस किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस चाहती है। मैं समझता हूँ मेरी दानिश में ऐसा मुमकिन नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब अच्छा, ऑन बोर्ड फैसल नहीं सर, होंगे। बड़ा सादा सा पाकिस्तान के सवाल है अवाम- सर, कोई इंडिविजुअल मुल्क से या रियासत से बड़ा हो सकता है? ये सवाल आपका जो है बिल्कुल मौजू से मुतालिक नहीं है। ये एक पॉलिटिकल रिटॉरिक है हुकूमत का जो कि गलत है। कोई भी इंडिविजुअल जो है इसमें दूसरी राय नहीं है। मुल्क अहम होता है, मुल्क से ज्यादा कोई इदारा अहम नहीं है, लोगों से अहम कोई हुकूमत नहीं है और हुकूमत और मुल्क से ज्यादा कोई अहम शख्सियत नहीं है। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस सवाल को करने का मकसद जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जामात को दोहराना है, जिसकी मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ रवैये पर्सन हैं, स्पेसिफिक है ना सर, पर्सन सेंट्रिक है। तहरीक इंसाफ पर्सन स्पेसिफिक के पर्सन सेंट्रिक की बात नहीं है सर। इमरान खान साहब लोगों की चॉइस है, लोगों की उम्मीद है, लोग उनकी बात सुनते हैं। अगर आपने पॉलिटिकल कंसेंसस करना है तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब को आप पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल फोरम जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड है जिनकी कॉल पे अवाम लब्बैक कहती है, आप उनको बाहर रख के पॉलिटिकल कंसेंसस अचीव करना चाहते हैं। उस पॉलिटिकल कंसेंसस की क्या हैसियत होगी जिसमें न नवाज शरीफ शामिल हो जहाँ और जहाँ पे सबसे अहम शख्सियत जो है इमरान खान साहब शामिल हों। वैसे इंटरेस्टिंगली आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ साहब का नाम ले रही है और गुज़श्ता रोज़ से ही नवाज शरीफ का नाम मुसलसल ज़ुबान पे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो कल जब आप बहुत ज़्यादा हिट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे मियाँ साहब को, तो आज आप डिमांड कर रहे हैं कि मियाँ साहब के साथ बिठाए इमरान खान साहब को? रेहान, इसमें हमारी संजीदगी नजर आती है। हम पॉलिटिकल मुखालफत बराए मुखालफत नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो है ये पॉलिटिकल हकायक की बात है, ये रिटॉरिक की बात नहीं है। हम हुकूमत के इस रवैये की सख्ती से मजम्मत करते हैं जिसमें पॉलिटिकल रिटॉरिक को जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है। हम मुल्क को इस मसले से संजीदगी से बाहर निकालना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन कायम हो और जो अमन जो है वो सियासी कंसेंसस के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये बात पर्सनल मुखालफत की या बात नहीं है, ये टॉन्ट करने की भी बात भी नहीं है। ये बात एक मुल्क को दरपेश मसाइल का हकीकी जायजा लेने की बात है। लास्टली फैसल चौधरी साहब, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि दुश्मन दरवाजे पे खड़ा हुआ है, आप ये कह रहे नहीं पहले हमारी मांगे पूरी करो। ये भी बड़ी अपसेट बात है। देखिए ये भी गवर्नमेंट का रिटॉरिक है रेहान। ये बात दुश्मन दरवाजे पे आया क्यों? सबसे पहली बात तो ये है फेलियर की। आप उनकी वजूहात का जायजा क्यों नहीं ले रहे? आप क्यों अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे? अगर सरहद पार से रॉ के पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और लोगों को असला भी आ रहा है, पूरी वेपनरी सप्लाई है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जो जब टीटीपी के साथ आपने एंगेजमेंट की, मुआहिदा हुआ, उस वक्त उन प्रिजनर्स को जो बड़े हाई वैल्यूड थे उनको आपने छोड़ा, आपकी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया। दिस इज व्हाट दे से।
नहीं, कौन कौन कहता है दे कौन है? जाहिर है इस वक्त की गवर्नमेंट है जो उस वक्त ऑपोजिशन में थी। नहीं, ये झूठ है ना, ये लग़्व है, ये बेहुदा एक प्रोपेगेंडा है। इसकी कोई ठोस ना तो शाहिद हैं, और मफरूज़े की बुनियाद पे अगर वो कहें भी तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत शानदार सहाफ़ी हैं, आपको एक तहकीक करनी चाहिए और इस पे आपको जो उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी राब्ता करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना तो इस किस्म का टीटीपी के साथ कोई मुआहदा हुआ। हाँ, बातचीत तालिबान हुकूमत के साथ एंगेज करने को हम आज भी सपोर्ट करते हैं कि तालिबान को आप एंगेज किए बगैर, जिसके साथ हम 40 साल जहाद लड़ते रहे हैं, पहले वो जहादी हुए, फिर वो तालिब हुए, फिर वो खारिज हो गए, तो आप पहले अपनी पॉलिसी तो वज़ा करें। वो एस्टेब्लिशमेंट जो कि 40 साल से मुल्क को कौम को एक जंग में हमने मशगूल रखा है, हम किस साइड पे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी दहशतगर्द है, या आप दहशतगर्दी के मसले से हल से नबर्द आजमा होना चाहते हैं? आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से लेकर टॉप लीडर तक एंटी करप्शन अदालतों में और कोई केस नहीं चल रहे, किसी दहशतगर्दी का केस नहीं चल रहा। तो हुकूमत का ये रवैया जो है गैर संजीदगी का मजहर है, और इस बात के रवैये पर नजरसानी की जरूरत है, और जब तक ये नजरसानी नहीं होगी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बाकी ये ढकोसले और ये जो बातें हैं ये बहुत किए हैं, कुछ संजीदा एफर्ट हुकूमत करे। हुकूमत आज तक अफगान फॉरेन पॉलिसी अपनी वाज़ेह नहीं कर सकी, इंटरनल हमारा मामलात क्या हैं वो भी वाज़ेह नहीं है। इस वक्त हुकूमत जो है वो बिल्कुल हवा के दोष में चल रही है, कोई बुनियादी तौर पर ठोस इक़दाम जो कि इस बहुत बड़े मसले को से निपटने के लिए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हर हुकूमत में ऑपोजिशन दावा करती है कि उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी तो उस वक्त की ऑपोजिशन जमातें ये इल्ज़ाम लगाती थी कि उन पर जाली मुकदमात बनाए गए, उनको सजाए मौत के सेल में रखा गया है। और अब तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में और वैसी ही शिकायतें कर रही है जो उस वक्त की ऑपोजिशन जमातें किया करती थी। लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ के इस दावे को मुस्तरद कर रही है। यहाँ तक कि अडयाला जेल इंतजामिया का अपने मौक़िफ़ में कहना है कि बानी पीटीआई की अब तक 16 मरतबा व्हाट्सएप पर बच्चों से बात हो चुकी है, जबकि इस 1.5 साल के अरसे में बानी पीटीआई से 1200 से ज़्यादा अफराद मुलाकातें कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के गिले शिकवे ख़त्म नहीं हो रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये मुसलसल इल्ज़ाम है कि उन्हें बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा, और ना बानी पीटीआई के बेटों से उनकी बात कराई जा रही है, और यहाँ तक कि बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा गया है। वहाँ गुज़श्ता रोज़ हमारी प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने भी किया। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको आप 5 दिनों से डेथ सेल में बंद रखे हुए हैं, लोगों को उठा रहे हैं। अलीमा खान ने भी गुज़श्ता रोज़ ये दावा किया था कि मुलाकात के लिए मुकर्रर वक्त से कम वक्त दिया जाता है, और बानी पीटीआई को जेल में अखबारात भी नहीं दिए जा रहे। और इमरान खान की मुलाकात होनी चाहिए, तो कुल कितना टाइम बनता है? 1.5 घंटा। आज उन्होंने क्या किया, हम सबको एक ही जगह जमा कर दिया और उन्होंने कहा आधा घंटा सिर्फ हम आपको देंगे। हमने एहतजाजन इसको 45 मिनट तक खींच लिया इस मुलाकात को। ये जेल मैन्यूल्स के खिलाफ है। इमरान खान ने आज बताया जो अखबार है 5 दिन 6 दिन से नहीं दिया जा रहा, कि उनका टीवी चैनल बंद कर दिया गया है। तो जब हमारी इमरान खान से मुलाकात हो रही थी कोई उनको खबर नहीं थी किसी चीज की। जल्दी से थोड़ा सा बताया कि आपकी कोई एपीसी हो रही थी। जब एपीसी के बारे में सुना, उन्होंने कहा उनका ख्याल था कि इसीलिए उन्होंने मेरा अखबार भी बंद किया। अब तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने देने पर मामला अदालत में लेकर गई हुई है, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस में वकील मिशाल यूसुफजई की जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉजलेस मनसूख होने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से जवाब तलब कर लिया। ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस के आने के बावजूद अदालती कशीदगी कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। यही वजह है कि जस्टिस सरदार इसहाक खान ने केस की समाअत में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। वो कहते हैं कि क्या जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। रियासत चाहती है जजेस बस उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें। रियासत ने अना की जंग जीतने का फैसला कर लिया तो हमारा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का मजीद कहना था कि ये मेरी ज़ात या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं है बल्कि हाई कोर्ट की तौकीर का मसला है। क्या इस तरह आवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा? दौरान समाअत मिशाल यूसुफजई ने कहा कि हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या सलूक होता होगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फ़िक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था वो अब हमारी तरफ आ रहा है। अदालत ने
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए। दूसरी तरफ जाहिर है जो पॉलिटिकल रेटरिक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, वो भी दागे जा रहे हैं, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम उनको दहशतगर्दी से अफरीद का सामना करना पड़ रहा है। माजिद निज़ामी साहब इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माजिद निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कि बानी PTI को जब तक पैरोल पे नहीं लाते, रिहा नहीं करते, उनको शामिल गुफ्तगू नहीं किया जाता या कंसल्टेशन का प्रोसेस नहीं बनाया जाता, तब तक हम नहीं बैठेंगे, हम किसी भी मामले को एंडोर्स नहीं करेंगे। इस मुतालबे पर PTI हक बजाने में? बहुत शुक्रिया। बहुत बदकिस्मती इसलिए भी है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले यानी कि दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से सियासी इत्तफाक राय नहीं पाया जाता। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ भी कसूरवार है और हुकूमत वक्त को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन में होने की वजह से कुछ इस तरह के मुतालबात रखे जा रहे हैं तो उन्हें भी उसके ऊपर नजर सानी करनी चाहिए। और अगर वो नजर सानी नहीं करते तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो मामलात हमारे सामने मौजूद हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उसमें हुकूमत को भी थोड़ा सा नरम दिली का मुजाहरा करते हुए उनको ऑन बोर्ड लेके आना चाहिए, ताकि जिसे हम उर्दू मुहावरे में कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो इस वक्त दोनों ही हाथ एक दूसरे से दूर हैं और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस बड़े मसले के हवाले से जब तक सियासी इत्तफाक राय नहीं होगा उस वक्त तक ये जंग जीतना खासा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ को भी अपने रवैये के हवाले से अपने उन तमाम रहनुमाओं की राय को तवज्जो देनी होगी कि जो इस वक्त मुफाहमत की बात कर रहे हैं, जो इस वक्त इत्तफाक राय बनाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को बैकफुट पे जाना होगा कि जो लोग इस वक्त मामले को बिगाड़ने की या पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था पहले, वो खासा मेरा ख्याल है कि मुनासिब था और पार्टी को उस पर अमल भी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इनसाइडर क्या है, बीइंग जर्नलिस्ट आपने इसको डिग आउट किया होगा कि हुआ क्या जिस वक्त ये विद इन PTI ये मुशावरत हो रही थी कि आपने कौमी सलामती कमेटी इजलास में जाना है नहीं जाना, फिर 14 नाम भी आ गए जो स्पीकर को जमा भी करा दिए गए, तो उस वक्त क्या हुआ? ये डिवाइडेड थी PTI? कितने लोग थे जो समझते थे कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में पार्टिसिपेशन जरूरी है, और फिर आनन फानन हुआ क्या सर? जी बिल्कुल, पार्लिमानी कमेटी जो है या वो लोग जो पार्लिमान के अंदर मौजूद हैं वो तो इसके हक में थे, लेकिन तहरीक इंसाफ में इस वक्त एक ऐसा क्राइसिस है कि जिसके ऊपर बात नहीं की जाती। वो क्राइसिस ये है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने, उनके कीबोर्ड वॉरियर्स ने जो पॉलिसी है या पॉलिसी साज जो है तहरीक इंसाफ के, उनको इन्फ्लुएंस किया है, उनको टेक ओवर करने की कोशिश की है। इसकी वजह से जो भी पार्लिमानी पार्टी की जानिब से फैसला होता है उसके ऊपर एक डिफरेंट ओपिनियन आती है, उसको काउंटर किया जाता है, उसके खिलाफ बोला जाता है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर स्पेशली तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पार्लिमान के अंदर हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पार्लिमान के बाहर जो लोग हैं उनकी जानिब से उन पर कोई इल्जाम लगाया जाए, उनको ये कहा जाए कि आप सहूलतकार हैं या आप दूसरों से मिले हुए हैं, तो वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि एक फैसला नहीं है, कई ऐसे फैसले हैं कि जो तब्दील हुए, जो एंड टाइम पे बदल दिए गए। उसकी वजह यह है कि वो सबसे पहले पार्टी के अंदर अपनी कबूलियत जो है उसको इंश्योर करना चाहते हैं। ये एक इस वक्त बड़ा क्राइसिस है। PTI इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय सोशल मीडिया एट दिस पॉइंट। देखिए, अगर ऐसे ही होगा और उसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं होगा या कोई ऐसा नहीं होगा जो जिससे हुकूमत बात कर सके, तो फिर आप कह रहे हैं कि हुकूमत को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। हुकूमत क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी? क्या ऑप्शन मौजूद है? बानी PTI को रिहा कर दें? जी बिल्कुल, इसके अंदर हुकूमत के पास कई ऐसे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि जो गिविंग हैंड है वो हुकूमत का, इख्तियारात हुकूमत के पास है। ऐसे हो सकता है मिसाल के तौर पे मुलाकात करवाई जा सकती है, मिसाल के तौर पे उनकी नजरबंदी का जो मुकाम है वो तब्दील किया जा सकता है। एटलीस्ट उनको टेबल पे लाने के लिए उनके जो बड़े बुनियादी 2-3 मुतालबे हैं उनके ऊपर अमल दरामद तो बेशक ना किया जाए, लेकिन उसकी जानिब चलने का इंदिया दिया जा सकता है। हमारे सामने 2014 की मिसाल मौजूद है, जब धरना भी हो रहा था, मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ आमने सामने भी थे, लेकिन उस वक्त जनरल राहील शरीफ भी मौजूद थे। तो वहां पर इस चीज को इंश्योर किया गया कि धरने वाले भी उस मुकाम पे मौजूद हों, गवर्नमेंट भी उस मुकाम पे मौजूद हो, ताकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जब वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ बैठेगी तो फिर एक इत्तेफाक राय से फैसला होगा। और हमने देखा कि उसके बाद 2014 से ऑनवर्ड हम देखें तो
जो टेररिज्म के नंबर्स हैं, जो वेव है, वो डिक्लाइन की तरफ है। लेकिन देखिए, उस वक्त जैसे आपने हवाला दिया कि उस वक्त जनरल राहील शरीफ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल था उस वक्त। धरने से उठ के लोग कहाँ गए थे, किससे मिलके आए थे, मुलाकात कहाँ हुई थी और किसने किरदार अदा किया था, वो किसी ढका छुपा नहीं है। तो आप इशारा कर रहे हैं कि अब अगर किसी को रोल प्ले करना है तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको गिविंग एंड के ऊपर तो फिर जाहिर है वही होता है जो बड़ा होता है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि अगर आप इस मसले को हल करना चाहते हैं तो आपको अवाम की मुत्तफिका और गैर मशरूत सपोर्ट चाहिए, और खसूसन ऐसे मामले में कि जब एक पार्टी उस सूबे में है जो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जो उसके सरहदी अजला हैं जो अफगानिस्तान के साथ हैं, वहां पर मसला बहुत ज्यादा खराब है। इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है रियासत को भी थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए और इस तरह के जो पेटी इश्यूज हैं उनसे निकल के, हमने ये देखा है कि खालिस्तान का मसला हो, तामिल टाइगर्स का मसला हो, इसके अलावा और जो भी हमारे पाकिस्तान में एमक्यूएम का जो कराची का मसला है वो हमारे सामने मौजूद है। जैसे ही फोर्सेस को एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है, आवाम का एतमाद गैर मशरूत तौर पे, मुतफिका तौर पे मिलता है, तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं। हमने देखा है कि 2014 के बाद हमारे सामने नंबर्स हैं, हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि वो ग्राफ सारा का सारा नीचे आया और मामला बहुत हद तक हल हो गए। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को ये चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि ये जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं इनसे आगे बढ़ते हुए अगर टेबल पे तमाम लोग मौजूद होंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा, हालांकि वो माजिद निज़ामी साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये इस वक्त जो ऑपरेशन की बात हो रही है, गो के एलामिये में ऐसी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जो कयास किया जा रहा है, क्या वाकई इससे निपटने के लिए ऑपरेशन नागुज़ीर है और यही वाहिद ऑप्शन बचा है? देखिए, इस वक्त ऑप्शंस तो कई मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने ऑपरेशन करना है तो उसमें एक बड़ा बुनियादी नुक्ता हमें सोचने की जरूरत है। वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खुसूसन जितने ऑपरेशन हुए हैं उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं उनको गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक तो वो डिस्प्लेस हुए, दूसरा उनको कंपनसेशन नहीं मिली, उनके घर तबाह हो गए, तो उनकी एक तल्ख याद ऑपरेशन के नाम से जुड़ी हुई है। तो अगर आप गवर्नेंस के मसाइल को हल नहीं करेंगे और एक और ऑपरेशन लॉन्च करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसका उतना फायदा नहीं होगा जितना तवक्को की जा रही है। ये बात कमेटी में भी हुई है कि गवर्नेंस के जो मसाइल हैं अगर उनको हल नहीं किया जाता तो फिर वो जो नुकसान है वो बढ़ जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज लॉन्च की जाती तो उसको सिविल और मिलिट्री दोनों साइड से कोऑर्डिनेट करके फिर करना चाहिए, ताकि गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब। ब्रेक लेनी है। ताकत और बड़े ओहदे का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो सामने मौजूद हर शख्स हकीर ही नजर आता है, क्योंकि ताकतवर इस गलत फहमी का शिकार होता है कि उसको रोकने वाला कोई नहीं, और अगर कोई उसको रोकने की कोशिश करेगा तो अपनी ताकत के बल पर उसको दबाने की कोशिश करेगा। और ये सोच इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि हमारा कानूनी निज़ाम ताकतवर अशराफिया के आगे बेबस नजर आता है और इसीलिए ताकतवर अपने से कम तर को कुचलता चला जा रहा है। ताकत के बल पर इतराने का एक ऐसा ही वाकया निजी एयरलाइन में पेश आया है, जहाँ साबिक कमिश्नर कोयटा इफ्तिखार जोगेज़ई की बेटी की जानिब से निजी एयरलाइन की एयर होस्टेस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और तशद्दुद का निशाना बनाने की वजह सिर्फ इतनी थी कि खातून एयर होस्टेस साहिबा जोगेज़ई से सीट बेल्ट बांधने और खाने की मेज़ बंद करने को कहा, तो उस पर साबिक कमिश्नर की बेटी साहिबा जोगेज़ई आपे से बाहर हो गई और उसने मुबैना तौर पर खातून एयर होस्टेस के साथ गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की और तैयारे में शोर शराबा शुरू कर दिया, जिस पर फ़ज़ाई मेज़बान ने जहाज़ के कप्तान को मामले से आगाह किया और बाप बेटी की जानिब से हंगामा आराई जारी रखने पर कप्तान ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और तैयारे को रनवे से वापस ले आया। जबकि सूरत हाल को देखते हुए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को तैयारे में फौरी तौर पर तलब किया गया। मुसलसल हंगामा आराई पर तैयारे के कप्तान ने मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बाप और बेटी को ऑफलोड करने के लिए कहा, जिस पर साहिबा जोगेज़ई ने उतरने से इनकार कर दिया। एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक इस मौके पर साहिबा जोगेज़ई ने गुस्से में एक फ़ज़ाई मेज़बान के चेहरे पर जो है वो मुक्का दे मारा और मुक्का लगने से खातून फ़ज़ाई मेज़बान की नाक से खून निकलने लगा और उसका एक दांत भी टूट गया, जिसके बाद ASF ने दोनों बाप बेटी को हिरासत में ले लिया। एयरलाइन इंतजामिया का बताना है कि वाक़े के बलूचिस्तान इंतजामिया ने मामला ख़त्म करने के लिए दबाव डाला। साबिक कमिश्नर कोयटा फौरी तौर पर कोयटा एयरपोर्ट पहुँचे, ASF से सूरत हाल मालूम की और मामला रफा दफा करने का कहा, जबकि बाद में साबिक कमिश्नर कोयटा की जानिब से बाप बेटी से तहरीरी माफ़ीनामा लिखवा लिया गया। माफ़ीनामे के बाद दोनों बाप बेटी को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के जाने की इजाज़त दे दी गई। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस।
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दुनिया भर में गदागरी ने एक इंतहाई मुनाफाबख्श कारोबार की सूरत इख्तियार कर लिया। यही वजह है कि अब गदागरों ने इंतहाई मुनज़्ज़म नेटवर्क्स कायम कर लिए हैं और ये नेटवर्क्स पाकिस्तान समेत दुबई और सऊदी अरब में भी मौजूद हैं। सऊदी अरब और दुबई में भी बेकारी अपनी मजलूबियत का रोना रोकर दुगना पैसा कमा रहे हैं। और अब तो रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है जिसमें इस तरह मुखैर हजरात दिल खोल कर पैसा अतिया करते हैं। ऐसे में इन पेशावर भिखारियों की चांदी हो गई। माह रमज़ान में पेशावर भिखारियों के लिए कमाई का ऐसा सीज़न बन गया है कि वो फ़ी घंटा हज़ारों रुपए कमाने लगे हैं। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी पेशावर भिखारियों के लिए यूँ लगता है कि जैसे ये मकाम जन्नत बन गए हैं। यूएई में शारजा पुलिस के बकौल भिखारी एक घंटे में 67 दिरहम यानी 28,000 पाकिस्तानी रुपए तक कमा रहे हैं। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमाराती पुलिस ने इस हवाले से एक मशक की जिसमें एक एहलकार को भिखारी बनाकर सड़क पर घुमाया गया। इस नकली भिखारी ने सिर्फ एक घंटे में 367 अमाराती दिरहम भीख में हासिल किए। पुलिस ने इस तजर्बे की वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह लोग भिखारी के पास आकर पैसे देते हैं और वो महज एक घंटे में माकूल रकम जमा कर लेता है। अमाराती पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो ऐसे अफराद को रकम ना दें बल्कि मुस्तनद फलाही इदारों के जरिए एहतियात दें। अब जैसा कि पेशावर गदाकर माह रमज़ान को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और असल ज़रूरतमंद का हक़ खाते हैं, लोगों को चाहिए कि खैरात ऐसे इदारों को दें जो हकीकी ज़रूरतमंदों की इमदाद के काम करती हों ताकि दी गई रकम पेशावर गदाकरों के हाथों में ना जा सके। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।